आज एडवांस नॉलेज या एडवांस लेक्चर थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, टाइम भी लगेगा और ज़रूरी भी है क्योंकि वो बेसिक थी, उससे आगे हमें आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही सुपरफिशियली मैं बयान कर दूँगा, आप लोग पढ़ते चले आए। डाइजेस्टिव सिस्टम वो मुंह से, माउथ कैविटी से, मुंह से शुरू होता है। मुंह के बाद ये एक मुंह के बाद जो शुरू होता है वो हलक का है। हलक, अगर हम गला कहेंगे तो गला तो बाहर के हिस्से को भी कह सकते हैं। हलक का एक हिस्सा है फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है वो है एसोफेगस। एसोफेगस को हम आसान लफ्ज़ों में फूड पाइप भी कह सकते हैं। फूड पाइप, आसान लफ्ज़ों में एसोफेगस को फूड पाइप भी कह सकते हैं। फूड पाइप के बाद जो मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक शुरू होता है। मैदा, स्टमक की कई लेयर्स होती हैं। सुपरफिशियली ओपरी लेयर मस्कुलर है, फिर उसके नीचे और दूसरी लेयर है, फिर उसके नीचे म्यूकोसा है, म्यूकोसल लेयर है, अंदर अंदरूनी तौर पे उसके ख़ास किस्म की लेयर है। ये मैदे का स्ट्रक्चर है जो आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो फिर इसको कभी डिस्कस करेंगे। मैदे के बाद, मैदे के साथ ही जो है, अच्छा, वो जो फूड पाइप है वो ऐसे आके, ये फूड पाइप आ गया, ऐसे विकट आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आके जो है मैदे में ऐसे करके मैदे में मिल जाता है। यूजुअल जो होता है मैदे का ये शेप होता है, ये यूजुअल शेप जो है मैदे का ये होता है जो हम पढ़ाते हैं। यहाँ ये जो है इस जगह पे एक वाल्व है, एसोफेजियल स्फिंक्टर है। एसोफेजियल स्फिंक्टर, अच्छा, ये जो खाने को इस तरह तो जाने देगा, खाने को इस तरह तो जाने देगा ये, लेकिन यहाँ से जब मैदा अपनी हरकत कर रहा होता है, खाने को पीस रहा होता है या दबा रहा होता है, ऐसे उसकी टाइम बना रहा होता है, लई बना रहा होता है, तो उस वक्त ये वाल्व जो है, ये वाला वाल्व ये बंद हो जाता है और ये इस तरह का वाल्व है, स्फिंक्टर है, ये बंद हो जाता है। खाना ऊपर नहीं जा सकता, खाना ऊपर नहीं आ सकता। इसी तरह एक वाल्व जो है यहाँ भी है, इस जगह पे मैदे के दोनों तरफ वाल्व है, दरवाजा है। यहाँ जो स्फिंक्टर है वो ड्यूडिनल स्फिंक्टर कहलाता है, ड्यूडिनल स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, ड्यूडिनल स्फिंक्टर जो होता है ये इसलिए कहलाता है कि ये जो है ये ड्यूडिनम, ये सी शेप की, आप अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से तो सी शेप, ABC, सी शेप की एक आंत होती है, वो ड्यूडिनम कहलाती है। ड्यूडिनम, ये सी शेप की आंत, ये आ गया एसोफेगस, ये आ गया स्टमक, ये आ गया ड्यूडिनम। ये यहाँ से शुरू हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। दो किस्म की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से शुरू हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम। अगर लड़कों ने, मेल ने, आप हजरात ने अगर देखा हो तो इसको अगर गौर से देखो तो ये एक इस तरह करके ऐसे, ये टेप या लोटे की तरह की सूरत बन रही है। वो लोटा जो अगर आप देखेंगे जो WC में या जो कमोड में या जो टैप में लगाया जाता है, जो बेसन के नीचे, तो यहाँ तक पानी या चीज़ें जमा हो, यहाँ तक तो जमा हो जाएंगी, लेकिन वो इधर नहीं जाएंगे अभी।
जब भरेगा तो इधर जाएगा, लेकिन उसमें वाल नहीं लगा होता, इसमें कुदरत ने वाल लगाए हुए दोनों तरफ, ठीक है, वाल लगाए हुए। इसके बाद जब खाना हजम होने के लिए यहाँ से मैदा अपना काम कर देता है। मैदे के 2-3 काम है, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊँगा। मैदा खाने को पीसता भी है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस, रतूबत, एंजाइम जो अकॉर्डिंग टू द ग़िज़ा, हमारी ग़िज़ा के मुताबिक होते हैं, वो शामिल भी करता है। इसमें सबसे कॉमन जो है हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो शामिल करता है उसमें, क्या कहते हैं, कई जूसेस शामिल करता है खाने में, उसको गलाने के लिए, उसको नरम करने के लिए, और पीसता भी रहता है। जब ये हो जाता है तो हम जो है यहाँ से ये एफेक्टर खुलता है और ड्यूडिनम में होता हुआ ये सी शेप है, सी ड्यूडिनम सी शेप होती है, वहाँ से फिर इलियम से होता हुआ ये ऐसे छोटी आंत होती है, इस तरह से छोटी आंत के चौके मैंने इस तरह से आंत होती है, ये ऐसे बल खाएगी होती है। जस्ट फॉर नॉलेज, लंबा ना हो लेक्चर, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई क्या होगी? 1 फुट। कितनी लंबी? अच्छा, एक अडल्ट नॉर्मल कद काट के इंसान की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 20 से 23 फीट होती है, 20 से 23 फीट। वो बल खाई हुई है ऐसे करके। टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 20 से 23 फीट। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इस तरह है। लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह है, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें आगे मिल जाती है, ठीक है। देख लो बेटा, देख ये जरूर देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है ऐसे और ऐसे होके, ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है राइट से, ये पेट है, ये एब्डोमेन है, ये राइट से शुरू हो रही है और लेफ्ट में जो ऐसे आके और फिर बीच में रेक्टम और एनस जहाँ पखाने की जगह कहलाती है वहाँ तक जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल जो है वो 23 फीट है तो लार्ज इंटेस्टाइन कितने फीट होगी? छोटी होगी, हाफ होगी इसके। तो फिर लार्ज क्यों है? लार्ज क्यों है फिर? टोटल है सर वो थोड़ी मोटी होती है, मतलब छोटी लंबाई में चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ाई। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट होती है, ठीक है। और ये मोटे होने की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली, मतलब डाया उसका डाया उसका जो है वो छोटा होता है, इसका डाया बड़ा होता है। ये 5 फीट होती है, ठीक है। ये आप आ जाए कि ग़िज़ा मुँह में हमने चबाने के बाद एसोफेगस में आई। एसोफेगस के लिए भी एक बहुत हैरत अंगेज और अच्छी बात बताना चलूँ कि इसका कुछ हिस्सा एसोफेगस का वॉलेंट्री मसल पर मुश्तमिल होता है। मैंने कल मसल पढ़ाए थे, कल परसों गुज़िश्ता क्लासेज में, कि वॉलेंट्री मसल्स क्या है जो हमारे अख्तियार में है। एसोफेगस का ऊपरी हिस्सा, एसोफेगस का ऊपरी कुछ हिस्सा वॉलेंट्री मसल पर मुश्तमिल होता है। ये शाहकार कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है तो क्या है कि इसी एसोफेगस का निचला हिस्सा वॉलेंट्री नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। आपने
अपनी ज़िंदगी में एक नहीं 1000 मरतबा ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे या आपके तहबार से गुजरा होगा कि हम कोई निवाला जो मोटा सा होता है हम निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ तक, उसके बाद हम बस यूँ ही होगा ऊपर वाले को हिलाते रहते हैं। ये ऊपर वाला जो ऐसे भी करते हैं वही मूव कर सकते हैं, हम नीचे वाले को नहीं मूव कर सकते, वो यहाँ के फंस जाता है और फंसने के बाद हम कभी कभी पानी पीते हैं। तो ऊपरी हिस्सा जो है एसोफेगस का वो वॉलंटरी है, जब कोई चीज़ निकलनी होती है वो नीचे करके फेंक देता है। लिहाजा एसोफेगस को उसके डाय से बड़ा निवाला या लुकमा या कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो उसके जाके नीचे फंस सकती हो। एसोफेगस जवानी और नौजवानी, जवानी और बड़ी उम्र तक, सेहतमंद उम्र तक बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। उसके बाद एसोफेगस की मूवमेंट में, जैसे पूरे जिस्म की मूवमेंट में फ़र्क आता है, मैदे की मूवमेंट में और ताकत में फ़र्क आता है, ऐसे ही जो है एसोफेगस में भी फ़र्क आ जाता है, उसकी मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है। लिहाजा जहन में रखिए कि एसोफेगस जो है ऊपरी हिस्सा इसका वॉलंटरी होता है, निचला हिस्सा वॉलंटरी नहीं होता। गज़ा यहाँ से आएगी, आने के बाद इसमें जैसी गज़ा मैदे में आती है मैदा अपना काम शुरू कर देता है। मैंने बताया काम में क्या है, वो पीसता है, उसको मलता है और उसमें जूसेस मिलाता है। फिर ड्यूडिनम से होके जो है इधर यहाँ जो है जिगर बना हुआ है, यही हमारा जो है जिगर है। ये जिगर है, यही हमारा जिगर बना हुआ लीवर है। और ये जो है ये जो जिगर है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। बेशक ये डायरेक्ट या इसका हिस्सा मुकम्मल तौर पे इसी का नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। कहते हैं कि दुनिया की, ये भी कुदरत का करिश्मा है कि दुनिया की बेहतरीन तरीन इक्विप फैक्ट्री लगा दी जाए तो वो भी जिगर के काम से कम काम करेगी, इसके इतने काम हैं। लिहाजा इसका भी काम है। ये जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम में ऊपर ये इस जगह पे होता है, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया इसलिए इसको मैंने पूरी तरह नहीं बनाया। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू प्लान इस जगह पे होता है, ठीक है। ये होता है, यहाँ इसका एक पित्ता होता है जिसका गाल ब्लैडर, इसमें से जो है ड्यूडिनम में जाके इसकी पित्ते की रतूबत जिसे बाइल कहते हैं वो गिरती है, वो ख़ास मौक़ों पे गिरती है। ये बताता चलूँ आपको ताकि आपको काम आए। ये जो जिगर में एक कंटेनर होता है गाल ब्लैडर, वो जो ब्लैडर होता है वो बाइल हमारा जो जिगर से पैदा शुदा बहुत सारी जगह उसका एक अलग फंक्शन है, वो गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है, जिसे उसमें आप में या उर्दू में कहते हैं सफरा, वरना ये बाइल कहलाता है। ये एक खास डक्ट के जरिए कॉमन बाइल डक्ट CBD, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए CBD, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में खुलता है। जब हम चिकनाई खाएंगे, जब हम चिकनाई खाएंगे, फैट चिकना, तो गाल ब्लैडर में से सिक्रेशन शुरू हो जाएगी। ये कुदरत का करिश्मा है। और हम चिकनाई नहीं खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे तो मैदे में से पैप्सिन आ जाएगा, मैदे में से पैप्सिन आ जाएगा। और जब हम चिकनाई खाएंगे तो ये गाल ब्लैडर जो है ऐसे स्क्वीज होके एक वाटर बॉल की तरह होता है, स्क्वीज होके यानी ऐसे सुकड़ के वो मूवमेंट करके रिदमिक और उस नाली डक्ट के जरिए CBD कॉमन बाइल डक्ट, बाइल अपना बाइल जो है उसमें ड्यूडिनम में डालता है। जब ड्यूडिनम में वो अकॉर्डिंग टू द चिकनाई हम जितनी खाएंगे इतना वो डालेगा, तो वो फिर चिकनाई पे ये असरअंदाज होता है। ख़ास किस्म का केमिकल है जो चिकनाई को हजम करने में मदद देता है, वरना चिकनाई कभी भी हजम ना हो, चिकनाई कभी भी हजम ना हो बुनियादी तौर पे। अच्छा, उसके बाद जिगर का काम इस तरह है, और भी काम है, ये जो है ग्लूकोज वगैरह बनाता है बात की। यहाँ आ गया आपका, यहाँ से निकल के पूरी आँख को छोटी आँख में घूमने के बाद इस जगह पे ये सेकम कहलाता है। सेकम ये गोल हिस्सा जो है सेकम के इधर ये जो है अपेंडिक्स है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स हो जाता है ना, एक बारीक सी आँख जो है बड़ी पिंक
उसका अंदरूनी डाया बहुत ही बारीक होता है, वो अपेंडिक्स होता है। दरअसल मुझे डायग्राम नहीं बनानी थी, मुझे रीजन बताने थे आपको, लेकिन चूँकि जब शुरू किया तो ये बताता चलो। अच्छा, ये वरना इस डायग्राम को बड़ा सही तरीके से बना के और फिर आपको बताता, क्योंकि आपकी पढ़ी हुई है लिहाजा तो सिर्फ दोहरा है। ये अपेंडिक्स है, यहाँ से छोटी आंत मिलती है सेकम से, और मिलके ये यहाँ इस जगह पे ये राइट साइड है, इस जगह पे ये सेकम होता है, मेल फीमेल दोनों के। यहाँ से ऊपर उठ रहा है ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। तो ये जो कोलोन है, ये ऊपर जो जा रहा है कोलोन यहाँ से, वो कहलाता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ये जो है ये पूरा कोलोन है, ये जो बड़ी आंत जो है पूरी कोलोन है। ये चूंकि यूं जा रहा है लिहाजा इस वाले कोलोन को कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन ये उठता हुआ, असेंडिंग मतलब उठता हुआ, ऊपर जाता हुआ। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये नीचे आ रहा है इसलिए कहलाएगा डिसेंडिंग कोलोन। ये नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, ये कहलाएगा, ये गोल का हिस्सा रेक्टम। क्या कहलाएगा? रेक्टम। याद रहे ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इसलिए कहलाती है कि मोटी होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, इसकी एक खास पूरी इंटेस्टाइन की एक खास रिदमिक मूवमेंट होती है, छोटी इंटेस्टाइन की भी बड़ी इंटेस्टाइन की भी रिदमिक मूवमेंट होती है। और ये हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत, खुराक, एनर्जी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। आप मुझे पानी पिलाएंगे तो ये हो गया। इसमें दो तीन चीज़ें जो कामन याद रखने की है, मैंने बहुत मुख्तसर बताया भी, तो जुबान है, दांत है, हलक के जुबान के अंदर जो है थूक के गुदूद हैं, सेरेब्रल ग्लैंड्स हैं, उसमें क्या निकलता है, टायरिन वायलिन, ये सब बता सकते हैं, लेकिन अभी ये हमें सुपरफिशियल बताना है। तो होता ये है कि ये ग़िज़ा हमने यहाँ ला के रखी, यहाँ वो किसी इसमें जूस मिले। अहम बात याद रखने की है कि जब हम गोश्त खाते हैं, गोश्त, तो पेप्सिन हमारा मिलता है, पेप्सिन। पेप्सिन मिलता है, ये कुदरत का काम है। जिस्म कैसे शनाख्त करता है, क्या मैदे की आंखें हैं, क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की आंखें हैं, या सेंसर लगे हैं कि वो महसूस कर लेता है कि गोश्त खाया है, अब पेप्सिन शुरू होगा। पेप्सिन लड़कियां जानती हैं कि पेप्सिन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, और लड़के भी जानते हैं कि पेप्सिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। अब आप लोग जल्दी से बताएं, मैं पानी पी लेता हूँ। पेप्सिन, लड़कियाँ बताएंगी कि पेप्सिन कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा लड़के बताएंगे कि पेप्सिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किसी ने नहीं बताया। तो भाई अब लड़का मैं हूँ नहीं, लड़की मुझे कह नहीं सकते, लेकिन मैं बता देता हूँ। लड़कियों ने नहीं बताया, मासूम में पता नहीं क्या खाना नहीं बनाती, जब भी गोश्त कराने के लिए इनकी अम्मी पपीता काट के डालती हैं। ऐसा ही है, पपीता पपीता काट के डालती है अम्माएँ, लड़कियाँ नहीं डालती। पपीता काट के डालती है गोश्त गलाने के लिए, तो पपीते में सबसे ज़्यादा पेप्सिन पाया जाता है। लड़कों को पता है, ये इन्होंने कभी नहीं देखा कि ये खाना खा के आते तो पेप्सिन पीते हैं। पेप्सी में पेप्सिन पाया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो पेप्सिन जो छोड़ो, वो कहते हैं कि जी वो किसी ऐसे जानवर के जिस्म का निकला हुआ है तो नहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पर पेप्सिन गोश्त को गलाता है और बाइल जो है वो चिकनाई को गलाता है। ठीक है,
ऐसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने देख लिया, समझ लिया। कोई इसमें सवाल? इस बच्चे ने सवाल किया है कि जब ये स्फिंक्टर, ये एसोफेजियल, गैस्ट्रो एसोफेजियल, अच्छा हाँ, स्टमक को कहते हैं गैस्टर, गैस्टर, मेडिकल में कहते हैं गैस्टर। क्या कहते हैं? गैस्टर। ये मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, गैस और गैस्टर। मैदे को कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्टर। स्टमक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, मैदा उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन गैस्टर मेडिकल का लफ्ज़ है। गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर ये कहलाएगा। गैस्ट्रो आधा हिस्सा इसका, आधा एसोफेगस का, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये इन्होंने सवाल किया कि अगर ये वाल्व बंद हो जाता है तो हमें वॉमिटिंग क्यों होती है, उल्टी क्यों होती है? ये भी कुदरत का करिश्मा है। जब हम ऐसी चीज़ खा लें जो हमारी सेहत या डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो, तो वो उल्टी की सूरत में, तय की सूरत में, वॉमिटिंग की सूरत में बाहर आ जाता है। उस वक्त जैसे हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो ये बाल खुलने लगता है। बाल खुलता है, सिर्फ बाल खुलना नहीं है, बाल खुल रहा है, बाल के नीचे सब कुछ। तो मैदा ऐसे करके फोर्सफुली, ताकत के साथ एकदम पिचक जाता है। जब मैदा ताकत के साथ पिचकेगा और ये बाल बंद होगा और ये बाल खुला होगा तो ग़िज़ा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। वो वॉमिटिंग की सूरत में हम बाहर निकाल देते हैं। हम कोई जहरीली या कोई भी ऐसी चीज़ खा लें तो वो कुदरत का करिश्मा है। जैसे वो पेप्सिन पहचान रहा है, सॉरी, वो प्रोटीन पहचान रहा है हमारा मैदा, हमारा जिस्म फैट पहचान रहा है, चिकनाई पहचान रहा है कि भाई अभी चिकनाई आ गई है, चलो भाई गाल ब्लडर शुरू हो जाओ। कोई मसला मैं अभी 1 मिनट में, क्योंकि अभी मैं मजाक भी नहीं करता, मैं मोस्टली लेक्चर में मजाक करता रहता हूँ, लेकिन अभी ये नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो ये भी पहचान लेता है मैदा और हमारा जिस्म कि ये जो चीज़ खाई गई है या खिलाई गई है, या तो ये इजाफी है, इजाफी जब बहुत ही बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब पूरा मैदा चूस के बढ़ दो, मैदे की कोई शेप नहीं होती। ये शेप यहाँ से होके और इससे भी बड़ी हो जाती है, ऐसी शेप की हो जाती है, ऐसी शेप की हो जाती है। जितना खाओगे वो शेप चेंज कर लेगा, लेकिन एक हद होती है ना। अगर मैदा शेप चेंज कर रहा है तो आप उस पर जुल्म किए जा रहे हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाता है उस शेप का। सर बात सुने, ये जो हमारा पिस्ता है, अगर हम इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें इन्फेक्शन हुआ? अच्छा, ये और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे जो मैदा है इस पर असर कितना पड़ता है कि? हाँ, ये मैं भी बता, थोड़ा सा जल्दी वाला सवाल कर लिया सर। और इसमें जैसे कहा कि उल्टी होती है सर, अक्सर लोग बेसेहत किए रहते हैं। हाँ, जब वहाँ पे सर वो ये तो आप ये कुदरती ही निकलती है, पर वो हॉस्पिटल में लेके आते हैं, उनकी डेट की अच्छा वेट, सुन लो ये थोड़ा सा और हम थोड़ा सा हम जो है हम मौजूद से हट रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि बात सवालात की और मैं कहता हूँ कोई भी सवाल करो। देखो, जो लोग पॉइजनिंग का शिकार होते हैं, जहरीली चीज़ें पी के आ जाते हैं, चाहे वो नींद की गोलियाँ हों, चूहा मार गोलियाँ हों या कोई भी, तो उस पर जो है पुराने वक्तों में और अभी भी गाँव गोट में उसे वॉमिटिंग इंड्यूस कराई जाती है। वॉमिटिंग इंड्यूस से क्या मुराद है? उसको उल्टियाँ कराई जाती हैं किसी भी जरिए से। तो बेहतरीन रास्ता ये होता है कि उंगली या कोई नरम चीज़ लेके हलक के अंदर ऐसे चलाई जाती है तो उसको उल्टी हो जाती है। हलक के अंदर जहाँ ज़ुबान जहाँ तक दिख रही है वहाँ ऐसे अगर आप उसको किसी पड़ से या किसी सॉफ्ट चीज़ से, ब्रुश से अगर आप ऐसे करें तो उल्टी करेगा ही। फिंगर से नहीं होता। फिंगर में नुकसान ये होता है कि फिंगर जरासीम शुदा, दूसरे उसमें नाखून होता है अमूमन। अच्छा, तो जो है अच्छा उससे फिंगर से वो स्टिमुलेशन भी नहीं आती जो किसी नॉन पुरुष से आ जाती है। वॉमिटिंग कराई जाती थी, अब भी कराई जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद स्टमक वाश कहलाता है। स्टमक वाश या लेवाश, स्टमक लेवाश कहलाता है। स्टमक लेवाश या स्टमक वाश,
उसमें करते ये हैं कि NG ट्यूब, यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ NG ट्यूब हमारे नाक से ऐसे पार करते हुए अलग से होती हुई और वो फूड पाइप से होती हुई और मैदे में चली जाती है NG ट्यूब। NG ट्यूब क्यों कहते हैं इसे? नेजो गैस्ट्रिक, NG ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक नाक से डालिए इसलिए नेजो। मुंह से क्यों नहीं डालते? मुंह से उसका वो नहीं बनता, क्या कहते हैं। अच्छा, जब नाक से नहीं जा रही होती है तो मुंह से भी डालते हैं, लेकिन मुंह से जो है वो उसका एंगल नहीं बन रहा होता, नाक से बनता है एंगल, याद रखिएगा। अच्छा, मुंह से आप डालने की कोशिश करेंगे, मुंह खोलेंगे तो ऐसे जाएगी, नाक से ऐसे घूमती भी गोल होती भी चली आएगी। तो NG ट्यूब डालकर और उसे वॉश करते हैं। वॉश करने का तरीका है, सबसे पहले चूँकि मेडिको लीगल केसेज होते हैं, सबसे पहले जैसे NG ट्यूब पास की उसे राइल्स ट्यूब भी कहते हैं। क्या? राइल्स ट्यूब। मुझे लग रहा है हम लीगल तक नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा चलो, राइल्स ट्यूब, NG ट्यूब राइल्स ट्यूब पास करके उसका पहला सैंपल निकाल लेते हैं, पहली सिरिंज की मदद से निकाल के उसे सिक्योर कर लेते हैं। उसमें मरीज का नाम, उम्र, ये पर्ची नंबर लिख के और उसे मेडिको लीगल या पुलिस के डॉक्टर के लिए रख देते हैं। वो स्पेसिमेन होता है, अगर मरीज मर जाता है जिसने खुदकशी की कोशिश की है तो वो उस सैंपल से तहकीक आगे बढ़ेगी। वो ज़रूरी होता है, ये मेडिको लीगल पुलिस का डॉक्टर वो उसके लिए रखते हैं। अच्छा, अब आ जाइए कि वो उसमें जब एक बार निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसमें नॉर्मल सलाइन यानी हल्के नमक का पानी स्टेलाइज होता है, नॉर्मल सलाइन वो दाखिल किया जाता है ट्यूब की मदद से और फिर उसे फिर निकाला जाता है, फिर दाखिल किया जाता है, फिर निकाला, उसी से डाल रहे हैं और उसी से खींच के निकाल रहे हैं। सीरीज होती है बड़े नोजल वाली 50 सीसी की, बड़े नोजल वाली 50 सीसी की, उसमें सुई नहीं लगती है, उसमें ट्यूब ही लग सकती है। ठीक है, स्टमक वॉश किया जाता है, ये है वॉश करने का तरीका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कोई और सवाल है? जल्दी से करते हैं। आपने क्या किया था? पित्ते का इन्होंने एडवांस सवाल किया ना। अब अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो ये सोचेंगे कि भाई सर का अक्सर ये कहते हैं कि हर चीज़ का जवाब है। पित्ते का इन्फेक्शन, देखो बाबू बात ये कि पित्ते में पित्ता जो है वो इस तरह की स्ट्रक्चर में होता है। ये हमारा जो है ये लीवर बना हुआ है, ये पित्ता है। ठीक है, ये पित्ता है, यहाँ से डॉक्टर निकल के पित्ते में इन्फेक्शन कहलाता है कोलेसिस्टाइटिस। क्या कहलाता है? कोलेसिस्टाइटिस क्यों कहलाता है कि इसको ये कोलेस्ट्रोल आके जमा होता है। दूसरी बात ये कि पित्ते को कोलिसिस्ट कहते हैं। अच्छा, कोलेसिस्टाइटिस जहाँ आइटिस लगता है वो इन्फ्लेमेशन या सोरिस या इन्फेक्शन, तो पित्ते का इन्फेक्शन कॉमन नहीं है, लेकिन पित्ते में पथरी कॉमन है। पथरी क्यों है? कि ये जो कोलेस्ट्रोल आगे जमा होता है वो गाढ़ा हो जाता है और वो खारिज नहीं हो रहा होता तो जमना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो है पित्ते की पथरी होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से पित्ते में जब पथरी हो जाती है तो उसमें सोजिश हो सकती है। लेकिन पित्ते में किसी भी वजह से वाज़े या गैर वाज़े वजूहात की बुनियाद पर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्होंने ये सवाल किया था। दूसरा इनका सवाल का पार्ट ये था कि अगर पित्ते में इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर बदहज़मी हो रही हो और चिकना खाने की वजह से, अक्लमंद बच्चों, अक्लमंद डॉक्टर, अक्लमंद स्टूडेंट, तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो मैंने अभी क्या कहा था कि पित्ते का काम ही चिकनाई में शुरू होता है। अगर आप खाना खा रहे हो, बदहज़मी हो रही है, आप पूछे मरीज से कि क्यों हो रही है, कब किन खानों की ऐसी होती है, वो बोले जब भी मैं पराठा खाता हूँ, जब भी मैं चावल खाता हूँ, जब भी मैं चिकना खाता हूँ मुझे बदहज़मी होती है। इसका मतलब है कि पित्ता काम नहीं कर रहा। आगे बात की चीज़ है, क्यों नहीं काम कर रहा? हाँ, आगे बात करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पित्ते पर ही बात करके चला जाऊँ। कोई बात नहीं, चलते हैं। देखिए,
पित्ता हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसकी बुनियादी 2 वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह कॉमन वजह पित्ते में पथरी इकट्ठी हो गई। पथरी मैंने कल भी परसों में पिछले लेक्चर में बताया था कि पथरी पत्थर नहीं होता, वो हार्ट हमारे सिक्रीशन होती है जो जम जाती है। तो पित्ते में पथरी अगर हो गई हो तो पित्ता जैसे ही ऐसे करके स्क्वीज करने लगता है तो शदीद दर्द होता है। इसलिए जब हम चिकना खा के इस जगह पे शदीद दर्द हो, ये कहलाता है हमारा जो मैंने इस तरह बताया कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये इसके एब्डोमेन के हम 4 हिस्से कर लेते हैं। एब्डोमेन के बुनियादी तौर पे 9 हिस्से हैं, 9 रीजन है, बल्कि 18 रीजन है, लेकिन 9 रीजन पढ़ाए जाते हैं। एक सर्जन 18 रीजन समझेगा, लेकिन आम डॉक्टर 9 रीजन समझेगा। लेकिन आपको पढ़ाते वक्त मैं 4 रीजन बताता हूँ कि ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है। याद रख लीजिए, नाम याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ये ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है। अच्छा, ये हमने मीडियन लाइन बताई थी, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये कहलाएगा राइट अपर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। चौथा हिस्सा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सॉरी राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। याद रखिए कि ये जो पित्ते का जो दर्द है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में इस जगह होगा। इसको 9 हिस्से के हिसाब से हम कहेंगे राइट हाइपोकोंड्रिया, राइट हाइपोकोंड्रिया। ये 9 हिस्से जब बनाएंगे तो ये जो मेन मखसूस दर्द होता है पित्ते का दर्द, उसको कहते हैं हाइपोकोंड्रिया। अच्छा, हाइपोकोंड्रिया यहाँ भी है, हाइपोकोंड्रिया यहाँ भी है। ये राइट हाइपोकोंड्रिया कहलाएगा, ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रिया कहलाएगा, हाइपोकोंड्रिया। ठीक है, हाइपोकोंड्रिया, राइट हाइपोकोंड्रिया में दर्द हो रहा है और चिकनाई खाने के बाद ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब पित्ता मुतासिर हो सकता है या पित्ते में प्रॉब्लम है। जैसे ही पित्ता चिकनाई के ऐसे सुकड़ने की कोशिश करता है, उसके अंदर पत्थर होते हैं, जब पत्थर उससे टकराते हैं दर्द होता है। आपने क्या सवाल किया? ऐसे था हाँ, पित्ता, अरे अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोगों का पित्ता निकल जाता है। याद रख लो बाबू, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, तमाम लोग समझो, सीख लो कि पित्ते में गाल ब्लैडर में जो सिक्रीशन, जो रतूबत, जो माया, जो सफरा, जो बाइल इकट्ठा हो रहा है, वो उसमें इकट्ठा हो रहा है, बन नहीं रहा है। उसमें इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है, उसमें बन नहीं रहा है, बन जिगर में रहा है, जिगर में बन रहा है। तो जिगर से वो जब पित्ता निकल जाता है तो जिगर से जितना बन रहा होता है वो उसमें शामिल होना शुरू हो जाता है निद्रा में। जब पित्ता निकाल देते हैं तो कोशिश करते हैं, उसको मरीज को बताते हैं कि भाई देखो आपने जो है कम से कम चिकना खाना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पित्ते को निकालने से कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होता। पहले भी चिकनाई से बदहज़मी होती है और चिकनाई से दर्द होता है। वो जो पित्ते की पथरी होती है, चिकनाई से दर्द होता है। औरतों को ज़्यादा होती है, औरत आदमी मरीज जो है तड़प उठता है, इसलिए पित्ता निकाल देते हैं। तो पित्ता निकालने के बाद बदहज़मी तो रहती है, दर्द नहीं होगा क्योंकि पित्ता ही नहीं है, सुखड़ेगा। जैसे पित्ता सुखड़ता है अंदर पत्थर टकराते हैं उनसे, नोकीले पत्थर, तो दर्द होता है। ये हो गया क्लियर? लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि पित्ता ही निकालना है। पित्ते का हल है, दवाई दी जाती है, पत्थर ही निकल जाता कम दादारों को भी ना है, कम दादारों को भी दवाई दी जाती है ना, ज़्यादा नहीं ऐसी बात नहीं है। पित्ते की पथरी की दवाएं होती हैं, हर सिस्टम में दवाएं, हिकमत में भी दवा है, होम्योपैथी में भी दवा है। होम्योपैथी में बड़ी मारूफ दवाएं बड़ी निकाली जाती है, पित्ते की पथरियाँ बहुत निकाली जाती हैं, और हिकमत में भी बहुत दवा है। और अजल से कुछ दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, चेलिडोनियम है, कार्डोज है, एक चरंदर्द है, ये बहुत सारी दवाएं जो इस्तेमाल हो रही हैं, जो पित्ते की पथरी निकाल देती हैं।
बर्बरी से, चाइना है, ये दवाओं के नाम। लेकिन बीमारी जो सर्जन के पास आएगी, आप किसी ऐसे शख्स के पास जाओ जिसको जो है बैग सीना आते हो, बैग यानी चमड़े के बैग सीता हो, तो अगर आप उससे कहो कि भाई ये मेरा मास्क बना दो, तो वो नहीं बना सकता, वो कहेगा मैं तो बैग सीता हूँ भाई। और अगर वो मास्क बनाएगा भी, कोशिश भी करेगा, तो बैग जैसे ही लगेगा चमड़े का। बात ये कि मैं मिसाल सही नहीं दे सका, लेकिन बताना चाहूँगा कि जिसके पास इसका इलाज है ही नहीं, उसके पास ये है कि पित्ता ही निकाल दो, जान छूट जाएगी, तो पित्ता निकाल के फेंक देते। सर्जन जो है पित्ता निकालेगा, सर्जन के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक से पित्ते की पथरी निकलती भी नहीं है, दवाएं दे दे नहीं निकलती। जिस दिन मैं पित्ते की पथरी पढ़ाऊँगा आपको, इंशाल्लाह उसका इलाज भी प्रॉब्लम बताऊँगा। अच्छा, ये है पेट को हम बुनियादी तौर पे सबसे बेसिकली 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये क्वाड्रेंट है, 4 हिस्से, एक पेट के 4 हिस्से कर लिए, तो एक हिस्सा कहलाया क्वाड्रेंट, चौथाई। ये है अपर क्वाड्रेंट, ये ऊपर का हिस्सा है। लेकिन राइट पे होने के वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। पित्ता क्या होता है? जो राइट अपर क्वाड्रेंट में जो जो चीज़ें आती हैं मैं बता देता हूँ। मेरे का हिस्सा में मेरा यहाँ होता है, मेरा यहाँ होता है। मेरे का जो भी हिस्सा आ रहा है वो कुछ इधर आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा। अपर क्वाड्रेंट में मैदा है, राइट में है थोड़ा, तो फंडस कहलाता है। ये हिस्सा जो है ये फंडस कहलाता है, फंडस, मैदे का फंडस, गोलाई। तो ये जो है फंडस जो है राइट में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा, और जो ड्यूडिनम है या जो इसका पाइलोरिक एंड है मैदे का, वो राइट अपर क्वाड्रेंट में आएगा, और फंडस लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा। ये मैंने लिख दिया, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और दूसरे पूरा जिगर जो है, जिगर लीवर, वो आएगा राइट अपर क्वाड्रेंट में। नहीं करो। तो ये इसी तरह अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स याद रखिएगा, अपेंडिक्स यहाँ हमने जो बनाया, इस पर अगर हम ये पूरी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे अपेंडिक्स आता है। ये कहलाएगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अगर नो हिस्सों वाली बात करेंगे तो लेफ्ट इंग्वाइनल या इलियक रीजन में ये तो राइट इंग्वाइनल या इलियक रीजन में, राइट इंग्वाइनल या इलियक रीजन में 9 अगर हम वो बनाएंगे रीजन, तो उस रीजन में इसका वो होता है। सर के आने का मतलब ये है कि क्लास ऑफ करो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने कोशिश की थी अगर सवाल नहीं उससे तो मैं पूरा क्लियर कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, और कोई जल्दी सवाल?